बॉन्ड बाजार ने एक यील्ड बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जहां इन्वेस्टर्स की आसानी के लिए सभी कैलकुलेशंस को ऑटोमेट किया गया है। इक्विटी की तरह बॉन्ड्स प्राइमरी मार्केट में इशू किए जाते हैं और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते समय इन्वेस्टर उस यील्ड को देख सकते हैं जो वे मैच्योरिटी तक बॉन्ड रखने पर अर्न करेंगे। सिक्योरिटी मार्केट में बॉन्ड को ट्रेड करते समय खरीदने और बेचने की वैल्यू प्राप्त करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस की आवश्यकता होती है। भले ही प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशंस ऑटोमेटेड हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड प्राइस कैलकुलेशंस समझना भी फायदेमंद है। इस वीडियो में हम अलग अलग कैश फ्लो सिनेरियोज के माध्यम से इन कैलकुलेशंस को समझने का प्रयास करेंगे। एक बॉन्ड इशुअर एक बोरोवर की तरह है और इन्वेस्टर एक लेंडर है। प्राइमरी मार्केट में इशुअर एक नए डेट इशुएंस के माध्यम से इन्वेस्टर्स को बॉन्ड इशू करता है। यहाँ इन्वेस्टर इशुअर को बॉन्ड के फेस वैल्यू का पेमेंट करते हैं। इशुअर तब डिपॉजिटरी अर्थात CDSL और NSDL को इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने का संकेत देता है। इशुएंस के समय बॉन्ड इशुअर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है जिससे IM और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। एक बार प्राइमरी इशुएंस पूरा हो जाने के बाद इन बॉन्ड्स को एक्सचेंज यानी BSE, NSE पर लिस्ट किया जाता है, जहां लिस्टेड बॉन्ड खरीद और बेच सकते हैं, जिसे सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट में इशुअर का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि लेन देन इक्विटी की तरह ही दो इन्वेस्टर्स के बीच होता है। इशुअर रेगुलर कूपन पेमेंट करता है और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में दिए गए तारीखों के अनुसार बॉन्ड होल्डर को मैच्योरिटी पर बॉन्ड के फेस वैल्यू का पेमेंट करता है। इशुअर प्राइमरी मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बॉन्ड भी इशू कर सकता है। इक्विटी के IPO और बॉन्ड के IPO में बहुत सारी समानताएं हैं, जिसे डेट IPO के रूप में भी जाना जाता है। यहां रिटेल सहित सभी इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इशुअर प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से भी बॉन्ड इशू कर सकता है, जहां केवल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज आदि जैसे संस्थान पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिटेल कस्टमर्स प्राइवेट प्लेसमेंट में भाग नहीं ले सकते हैं। डेट IPO में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है, जो बॉन्ड का फेस वैल्यू है, जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट में बॉन्ड की फेस वैल्यू 1 लाख रुपए होती है। प्राइमरी मार्केट में डेट IPO या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से इशू किए जाने वाले सभी बॉन्ड BSE या NSE पर लिस्टेड होते हैं, जिसे इक्विटी की तरह सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। रिटेल सहित सभी इन्वेस्टर डेट IPO या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से प्राइमरी मार्केट में इशू किए गए किसी भी बॉन्ड को खरीद और बेच सकते हैं। अब देखते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड का ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है। मान लें कि इन्वेस्टर A ने प्राइमरी मार्केट के माध्यम से एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। एक बार जब ये बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट यानी BSE या NSE में लिस्ट हो जाता है, तो इन्वेस्टर A सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर B को बॉन्ड बेचने का फैसला करता है। इस बॉन्ड को खरीदने के लिए इन्वेस्टर B इन्वेस्टर A को ट्रांजैक्शन वैल्यू का पेमेंट करेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू में फेस वैल्यू यानी बॉन्ड की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेएबल यानी इन्वेस्टर A की होल्ड पीरियड के लिए इंटरेस्ट पेएबल शामिल है। बदले में इन्वेस्टर A इन्वेस्टर B को सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करेगा। एक बार ट्रेड पूरा हो जाने के बाद इन्वेस्टर B बॉन्ड का होल्डर है। इसके बाद इशुअर इन्वेस्टर B को नियमित कूपन पेमेंट्स और मैच्योरिटी पर फेस वैल्यू का पेमेंट करेगा। बॉन्ड प्राइस कैलकुलेशन को गहराई से समझने के लिए हम आपको अलग अलग कैश फ्लो सिनेरियोज के माध्यम से ले जाएंगे। इससे पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बॉन्ड टर्मिनोलॉजी का क्या अर्थ है। फेस वैल्यू इशुअर द्वारा प्रति बॉन्ड उधार ली गई अमाउंट है और मैच्योरिटी पर पेमेंट की जाती है। कूपन रेट इशुअर द्वारा फेस वैल्यू पर दिए इंटरेस्ट हैं। इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी इशुअर बॉन्ड होल्डर को नियमित रूप से इंटरेस्ट या कूपन पेमेंट करता है, जो इशू करने के समय प्री डिफाइंड होता है। ये मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली या सीधे मैच्योरिटी पर हो सकते हैं। मैच्योरिटी डेट वो तारीख है जिस पर इशुअर फेस वैल्यू का पेमेंट करता है, जो इन्वेस्टर के प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा कुछ भी नहीं है। कॉल डेट वो डेट होती है जिस दिन इशुअर फेस वैल्यू का प्री पेमेंट कर सकता है।
और मैच्योरिटी डेट से पहले बॉन्ड को रिडीम कर सकता है। बॉन्ड इशू करते समय ये भी प्रीडिफाइंड है। रिकॉर्ड डेट वो डेट है जिस पर इशुअर NSDL या CDSL के रिकॉर्ड्स की जांच करता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बॉन्ड का करंट होल्डर कौन है, ताकि बॉन्ड के कूपन और या फेस वैल्यू का पेमेंट किया जा सके। रिकॉर्ड डेट आमतौर पर कूपन और प्रिंसिपल अमाउंट की निर्धारित पेमेंट डेट से 15 दिन पहले होती है। क्रेडिट रेटिंग्स उन रेटिंग एजेंसीज द्वारा बॉन्ड को दी जाती है जो सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। वे इन्वेस्टर्स को बॉन्ड की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर एक अंदाजा देती हैं। ISIN इक्विटी की तरह सेबी रेगुलेटेड एजेंसीज द्वारा इशू करने के समय सिक्योरिटीज को सौंपा गया यूनिक कोड है। आइए कुछ सिनेरियो से समझते हैं कि बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है और ये बॉन्ड की प्राइस को कैसे प्रभावित करता है। हम इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी से जुड़े अपने पहले उदाहरण के साथ जारी रखेंगे। एक उदाहरण के रूप में मान लें कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL पैसा उधार लेने के लिए प्राइमरी मार्केट के माध्यम से बॉन्ड इशू करता है। बॉन्ड 1 मार्च 2022 को इशू किया जाता है, जिसकी मैच्योरिटी डेट 1 मार्च 2025 है। बॉन्ड 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू पर 10% का कूपन पे कर रहा है। इशुअर एनुअल बेसिस पर कूपन पेमेंट करता है। इन्वेस्टर ए प्राइमरी मार्केट के माध्यम से इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्टर ए के लिए 2 सिनेरियोज हैं। ए मैच्योरिटी तक होल्ड करता है या बी मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर बी को बेच देता है। एक बार जब इन्वेस्टर बी इन्वेस्टर ए से सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड खरीदता है तो इन्वेस्टर बी के पास भी 2 सिनेरियोज होते हैं। ए मैच्योरिटी तक होल्ड करना या बी मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर सी को बेच देना। आइए अब हम इन 4 सिनेरियोज में से प्रत्येक कैश फ्लो पर इसके प्रभाव को देखें। पहले सिनेरियो में इन्वेस्टर ए UPPCL बॉन्ड के प्राइमरी इशुएंस में 10 लाख रुपए का निवेश करता है और इस बॉन्ड को इसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करता है। प्राइमरी इशुएंस के समय इन्वेस्टर ए इशुअर को फेस वैल्यू जो 10 लाख रुपए है का पेमेंट करेगा। इशुअर अग्रीड टर्म्स के अनुसार कूपन पेमेंट करेगा। कूपन पेमेंट की कैलकुलेशंस ऐसी की जाएंगी। कूपन पेमेंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट इनटू महीनों की संख्या डिवाइडेड बाय 12। कूपन पेमेंट इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 10% इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12। कूपन पेमेंट इज इक्वल टू 1 लाख रुपए। क्योंकि कूपन एनुअली पेएबल है, इन्वेस्टर ए को मैच्योरिटी तक हर साल 1 मार्च को कूपन पेमेंट प्राप्त होगा। मैच्योरिटी डेट पर यानी 1 मार्च 2025 को इन्वेस्टर ए को बॉन्ड मैच्योर होने पर 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू के साथ 1 लाख रुपए का अंतिम कूपन प्राप्त होगा। अब हम एक सिनेरियो मानते हैं जहां उसी बॉन्ड के लिए 1 मार्च 2024 को कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का अर्थ है कि इशुअर को प्री डिफाइंड डेट पर बॉन्ड की मैच्योरिटी से पहले रिडीम करने का अधिकार है, जिसका उल्लेख इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में किया गया है। इस उदाहरण में इशुअर ने कॉल ऑप्शन का उपयोग करने और 1 मार्च 2024 को बॉन्ड का प्री पेमेंट करने का निर्णय लिया है। 1 मार्च 2024 तक इशुअर अग्रीड टर्म्स के अनुसार कूपन पेमेंट करेगा। जैसा कि कूपन का पेमेंट एनुअली किया जाता है, इन्वेस्टर ए को 1 मार्च 2023 को कूपन पेमेंट प्राप्त होगा। कॉल ऑप्शन की तारीख यानी 1 मार्च 2024 को 1 लाख रुपए के कूपन पेमेंट के साथ इन्वेस्टर ए को 10 लाख रुपए का फेस वैल्यू प्राप्त होगा, क्योंकि इशुअर बॉन्ड का प्री पेमेंट करता है। इशुअर को 1 मार्च 2025 को कूपन पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पहले ही रिडीम हो चुका है। अब हम एक और सिनेरियो पर नजर डालते हैं, जहां इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअल आधार पर किया जाता है, जिसमें बाकी फैक्टर्स समान रहते हैं। सेमी एनुअल कूपन फ्रीक्वेंसी हर 6 महीने में किए गए इंटरेस्ट या कूपन पेमेंट को रेफर करता है। तो कूपन पेमेंट की कैलकुलेशंस इस तरह की जाएंगी। कूपन पेमेंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट इंटू महीनों की संख्या डिवाइडेड बाय 12। कूपन पेमेंट इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। कूपन पेमेंट इज इक्वल टू 50,000 रुपए। क्योंकि कूपन का पेमेंट सेमी एनुअल रूप में किया जाता है, इसलिए इन्वेस्टर ए को हर 6 महीने में 50,000 रुपए का कूपन पेमेंट प्राप्त होगा, यानी मैच्योरिटी तक हर साल 1 सितंबर और 1 मार्च। मैच्योरिटी डेट यानी 1 मार्च 2025 को
इन्वेस्टर ए को बॉन्ड के मैच्योर होने पर 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू के साथ 50,000 रुपए का अंतिम कूपन प्राप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इशुअर का सेकेंडरी मार्केट में कोई रोल नहीं है तो फिर वे बॉन्ड होल्डर्स को कैसे जानेंगे और तय करेंगे कि कूपन पेमेंट किसे करना है। क्योंकि बॉन्ड डीमैट फॉर्म में रखे जाते हैं, इसलिए रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। जैसे कि डिविडेंड्स, राइट्स और बोनस इश्यूज के पेमेंट के समय पर लिए इक्विटी मार्केट में होता है, ठीक उसी तरह बॉन्ड मार्केट में भी पेमेंट उसी को किया जाता है जिसका नाम रिकॉर्ड डेट पर डीमैट अकाउंट में दिखाई देता है। आमतौर पर रिकॉर्ड डेट इंटरेस्ट पेमेंट की तारीख से 15 दिन पहले होती है, लेकिन ये हर बॉन्ड के लिए अलग हो सकती है। जैसे कि पहले के उदाहरण के साथ कूपन पेमेंट की तारीख 1 मार्च है। बॉन्ड इशुअर 15 फरवरी को रिकॉर्ड की जांच करेगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि बॉन्ड का होल्डर कौन है। कूपन पेमेंट की तारीख यानी 1 मार्च को इशुअर बॉन्ड होल्डर को कूपन पेमेंट करेगा। अब सिनेरियो बी को देखते हैं, जहां इन्वेस्टर ए, जिसने प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड खरीदा है, मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर बी को बेचता है। आइए देखें कि यदि इन्वेस्टर ए 1 जनवरी 2024 को इन्वेस्टर बी को अपने बॉन्ड बेचता है, जिसे लेन देन की तारीख कहा जाता है, तो कैश फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट की स्केड्यूल के अनुसार इशुअर ने इन्वेस्टर ए को 1 मार्च 2023 तक इंटरेस्ट या कूपन का पेमेंट किया है, क्योंकि वो रिकॉर्ड डेट को बॉन्ड होल्डर था। अगली इंटरेस्ट पेमेंट डेट 1 मार्च 2024 को है, जिसके पहले इन्वेस्टर ए बॉन्ड बेचने का फैसला करता है। क्योंकि इन्वेस्टर ए 1 जनवरी 2024 को बॉन्ड बेचता है, इसलिए इन्वेस्टर ए को प्राप्त करना चाहिए 2 मार्च 2023 से 1 जनवरी 2024 तक इंटरेस्ट, यानी उसका होल्ड पीरियड। इसे अर्न्ड इंटरेस्ट या अंतिम इंटरेस्ट पेमेंट डेट से लेन देन की तारीख तक अक्रूड इंटरेस्ट कहा जाता है। 10 लाख रुपए का फेस वैल्यू जो इन्वेस्टर ए ने प्राइमरी इशुएंस के दौरान इशुअर को पेमेंट किया था। क्योंकि इन्वेस्टर ए ने इस बॉन्ड को इन्वेस्टर बी को बेच दिया है, इसलिए इन्वेस्टर बी टोटल प्राइस का पेमेंट करेगा, जिसमें मार्केट प्राइस जो यहाँ फेस वैल्यू है और इन्वेस्टर ए को मिलने वाला इंटरेस्ट शामिल है। आइए देखें कि इंटरेस्ट ड्यू की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। इंटरेस्ट ड्यू पिछले इंटरेस्ट पेमेंट डेट से लेन देन की तारीख तक बॉन्ड के लिए अक्रूड इंटरेस्ट है। हमारे उदाहरण में लेन देन की तारीख 1 जनवरी 2024 है, जो पिछले इंटरेस्ट पेमेंट की तारीख के 306 दिन बाद है, यानी 1 मार्च 2023। इस तरह इंटरेस्ट ड्यू 43,836 रुपए है। टोटल प्राइस 10,43,836 रुपए है, जिसमें 10 लाख रुपए का फेस वैल्यू और 43,836 रुपए का इंटरेस्ट शामिल है। इसलिए इन्वेस्टर बी इन्वेस्टर ए को 10,43,836 रुपए का टोटल प्राइस का पेमेंट करेगा और इन्वेस्टर ए इन्वेस्टर बी को बॉन्ड ट्रांसफर करेगा। जैसा कि पहले देखा गया है, एक बार जब इन्वेस्टर बी सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड खरीदता है, तो इन्वेस्टर बी के पास 2 सिनेरियो होते हैं। ए, मैच्योरिटी तक होल्ड करना, या बी, मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर सी को बेच दें। पहले के उदाहरण को जारी रखते हुए, जहां इन्वेस्टर बी सेकेंडरी मार्केट में खरीदता है, इन्वेस्टर बी इन्वेस्टर ए को फेस वैल्यू के रूप में 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट ड्यू के रूप में 43,836 रुपए का पेमेंट करता है। अब मान लेते हैं कि इन्वेस्टर बी मैच्योरिटी तक इस बॉन्ड को होल्ड करता है। इन्वेस्टर बी इशुअर से कैश फ्लो प्राप्त करेगा, जिसमें निम्नलिखित कंपोनेंट शामिल हैं। इन्वेस्टर बी द्वारा इन्वेस्टर ए को इंटरेस्ट ड्यू 43,836 रुपए हैं। इन्वेस्टर बी की होल्ड पीरियड के लिए इंटरेस्ट यानी 2 जनवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक इंटरेस्ट और फिर मैच्योरिटी तक का इंटरेस्ट। अंत में मार्केट प्राइस यानी 10 लाख रुपए का फेस वैल्यू। इन्वेस्टर बी इन्वेस्टर ए से बॉन्ड खरीदने के लिए 1 जनवरी 2024 को 10,43,836 रुपए का पेमेंट करेगा और इन्वेस्टर ए बॉन्ड को इन्वेस्टर बी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। 1 जनवरी 2024 से इन्वेस्टर बी का नाम रिकॉर्ड डेट पर डीमैट अकाउंट में दिखाई देगा, इसलिए इशुअर मैच्योरिटी तक इन्वेस्टर बी को सभी पेमेंट करेगा। 1 मार्च 2024 को इन्वेस्टर बी को इशुअर से 1 लाख रुपए का कूपन प्राप्त होगा। मैच्योरिटी डेट यानी 1 मार्च 2025 को इन्वेस्टर बी को इशुअर से 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू के साथ 1 लाख रुपए का अंतिम कूपन पेमेंट प्राप्त होगा, क्योंकि बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा।
1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से इन्वेस्टर ए से बॉन्ड खरीदने के बाद इन्वेस्टर बी को आदर्श रूप से 2 जनवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक की होल्ड पीरियड के लिए इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहिए, जो लगभग 2 महीने के लिए है, जबकि उसे वास्तव में सभी 12 महीनों के लिए इशुअर से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। इन्वेस्टर बी को 10 महीनों के लिए जो एडिशनल अमाउंट प्राप्त हुई है वो इन्वेस्टर बी द्वारा इन्वेस्टर ए को बॉन्ड खरीदने के लिए दिया जाने वाला इंटरेस्ट है। आइए देखें कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। इन्वेस्टर बी 1 जनवरी 2024 से अगली इंटरेस्ट पेमेंट डेट यानी 1 मार्च 2024 तक बॉन्ड होल्ड कर रहा था, इसलिए इन्वेस्टर बी के लिए होल्ड पीरियड 59 दिन है। इसलिए इन्वेस्टर बी को केवल 59 दिनों के लिए इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहिए। ये 16,164 रुपए का हो जाता है। प्राप्त एक्चुअल इंटरेस्ट या कूपन यानी 1 लाख रुपए और 16,164 रुपए के बीच का अंतर 83,836 रुपए के बराबर होगा। ये वो एडिशनल अमाउंट है जो इन्वेस्टर बी को प्राप्त हुई है, जो इन्वेस्टर ए को दिए गए इंटरेस्ट के बराबर है। क्योंकि बॉन्ड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टर बी मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर सी को बॉन्ड भी बेच सकता है। जैसे ही इन्वेस्टर बी सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड बेचता है, उसे ट्रांजैक्शन अमाउंट यानी मार्केट प्राइस और इंटरेस्ट ड्यू प्राप्त होगा, जैसा कि पहले सिनेरियो 1B में देखा गया था। फिर इन्वेस्टर सी को नियमित आधार पर कूपन पेमेंट प्राप्त होगा और इशुअर से मैच्योरिटी पर फेस वैल्यू प्राप्त होगा यदि इन्वेस्टर सी मैच्योरिटी तक बॉन्ड रखता है, जैसा कि सिनेरियो 2A में पहले दर्शाया गया है। हमने पहले देखा है कि इन्वेस्टर बी इन्वेस्टर ए से सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड खरीदते समय मार्केट प्राइस और इंटरेस्ट ड्यू का पेमेंट करता है। हमारे उदाहरण में मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के बराबर था। हालांकि जब बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता है तो बॉन्ड का मार्केट प्राइस बॉन्ड के फेस वैल्यू की तुलना में हायर, लोअर या सेम हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट के बदलते हालात के कारण मार्केट में खरीदार की एक्सपेक्टेड यील्ड बॉन्ड की कूपन रेट से अलग हो सकती है। इस वजह से इन्वेस्टर बी को उसकी एक्सपेक्टेड यील्ड से कम या ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। यह एडजस्टमेंट लेन देन के समय मार्केट प्राइस में किया जाता है। इसीलिए मार्केट प्राइस की कैलकुलेशंस फेस वैल्यू प्लस माइनस इन्वेस्टर बी को एक्सपेक्टेड यील्ड की तुलना में इशुअर से मिला हुआ कम या ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में की जाएगी। यूपीपीसीएल के पहले उदाहरण के साथ जारी रखते हुए आइए समझते हैं कि मार्केट प्राइस कैसे बदलता है। करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद इशुअर इस बॉन्ड के लिए 10% का कूपन पेमेंट करना जारी रखेगा, जो प्राइमरी इशुएंस करने के समय प्री डिफाइंड था। अब मान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन डे यानी 1 जनवरी 2024 को जब इन्वेस्टर ए इन्वेस्टर बी को बॉन्ड्स बेचता है तो कुछ कारणों से इंटरेस्ट रेट्स बदल जाते हैं। यदि इशुअर 1 जनवरी 2024 को प्राइमरी मार्केट में नया पैसा 9% पर जुटाता है तो 1 मार्च 2022 को पहले इशू किए गए बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में भी 9% के रेट पर ट्रेड करना चाहिए। इसकी वजह से इन्वेस्टर बी जो सेकेंडरी मार्केट में खरीद रहा है द्वारा एक्सपेक्टेड यील्ड भी 9% के रेट पर होनी चाहिए। जब आप सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड खरीदते हैं और बेचते हैं तो बॉन्ड की डिमांड एंड सप्लाई और आरबीआई द्वारा करंट इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव के कारण एक्सपेक्टेड यील्ड कूपन रेट से अलग हो सकती है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए अलग सिनेरियोस को देखें जहां इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव से मार्केट प्राइस प्रभावित होता है। 3 सिनेरियोस हो सकते हैं जब इन्वेस्टर ए इन्वेस्टर बी को बॉन्ड बेचता है। सबसे पहले इन्वेस्टर बी की एक्सपेक्टेड यील्ड 10% के रेट पर है जो कूपन रेट के समान है। दूसरा, इन्वेस्टर बी की एक्सपेक्टेड यील्ड 9% के रेट पर है जो कूपन रेट से कम है। और तीसरा, इन्वेस्टर बी की एक्सपेक्टेड यील्ड 11% के रेट पर है जो कूपन रेट से ज्यादा है। आइए अब देखते हैं कि प्रत्येक सिनेरियो के तहत मार्केट प्राइस कैसे बदल जाएगा। इस सिनेरियो में इन्वेस्टर बी बॉन्ड पर 10% यील्ड की उम्मीद कर रहा है, जबकि इशुअर कूपन रेट के रूप में 10% भी दे रहा है। इसलिए इन्वेस्टर बी को 1 मार्च 2024 और 1 मार्च 2025 को इशुअर से 10% कूपन पेमेंट प्राप्त होगा, जो हर साल 1 लाख है। ये इन्वेस्टर बी द्वारा एक्सपेक्टेड रिटर्न के समान है।
यहाँ इन्वेस्टर बी को अपनी एक्सपेक्टेड यील्ड की तुलना में इशूअर से कुछ भी ज्यादा या कुछ भी कम नहीं मिला है। इसलिए मार्केट प्राइस यानी फेस वैल्यू प्लस माइनस इन्वेस्टर बी को इशूअर से मिला हुआ कम या ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में 10 लाख रुपए ही होगी। इसलिए इन्वेस्टर बी 1 जनवरी 2024 को खरीद लेन देन के लिए 10,83,836 रुपए की टोटल प्राइस का पेमेंट करेगा, जिसमें 10 लाख रुपए का मार्केट प्राइस और 83,836 रुपए का अक्रूड इंटरेस्ट शामिल है। इस सिनेरियो में इन्वेस्टर बी बॉन्ड पर 9% यील्ड की उम्मीद कर रहा है, जबकि इशूअर कूपन रेट के रूप में 10% दे रहा है। इसलिए इन्वेस्टर बी को 1 मार्च 2024 और 1 मार्च 2025 को इशूअर से 10% कूपन पेमेंट प्राप्त होगा, जो हर साल 1 लाख रुपए है। लेकिन 9% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए इन्वेस्टर बी हर साल 90,000 रुपए की उम्मीद करेगा। इसलिए इन्वेस्टर बी को इशूअर से बॉन्ड के टेन्योर के दौरान हर साल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि 2 सालों में 20,000 रुपए होते हैं। इस एक्स्ट्रा अमाउंट का पेमेंट इन्वेस्टर बी द्वारा इन्वेस्टर ए को किया जाना चाहिए। इसलिए मार्केट प्राइस की कैलकुलेशंस इशूअर से प्राप्त होने वाली एडिशनल अमाउंट के साथ फेस वैल्यू के रूप में की जाएगी, यानी 10 लाख प्लस 20,000, जो 10,20,000 रुपए के बराबर है। इसलिए इन्वेस्टर बी 1 जनवरी 2024 को खरीद लेन देन के लिए 11,03,836 की टोटल प्राइस का पेमेंट करेगा, जिसमें 10,20,000 रुपए का मार्केट प्राइस और 83,836 रुपए का इंटरेस्ट शामिल है। इस सिनेरियो में इन्वेस्टर बी बॉन्ड पर 11% यील्ड की उम्मीद कर रहा है, जबकि इशूअर कूपन रेट के रूप में 10% दे रहा है। इसलिए इन्वेस्टर बी को 1 मार्च 2024 और 1 मार्च 2025 को इशूअर से 10% इंटरेस्ट प्राप्त होगा, जो हर साल 1 लाख रुपए है। लेकिन 11% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए इन्वेस्टर बी हर साल 1,10,000 रुपए की उम्मीद कर रहा होगा। इसलिए इन्वेस्टर बी को इशूअर से बॉन्ड के टेन्योर के दौरान हर साल 10,000 रुपए कम मिले, जो 20,000 रुपए थे। ये अमाउंट इन्वेस्टर बी को इन्वेस्टर ए से प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए इन्वेस्टर बी के लिए मार्केट प्राइस की कैलकुलेशंस फेस वैल्यू के रूप में की जाएगी, जो इशूअर से प्राप्त होने वाली कम राशि यानी 10 लाख माइनस 20,000 रुपए यानी 9,80,000 रुपए है। इसलिए इन्वेस्टर बी 1 जनवरी 2024 को खरीद लेन देन के लिए 10,63,836 रुपए की टोटल प्राइस का पेमेंट करेगा, जिसमें 9,80,000 रुपए का मार्केट प्राइस और 83,836 रुपए का इंटरेस्ट शामिल है। कृपया ध्यान दें कि मार्केट प्राइस कैलकुलेशंस के प्रदर्शन को आसान बनाया गया है ताकि कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखी है वो ये है कि मार्केट कंडीशंस के आधार पर मार्केट प्राइस अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव के बावजूद इंटरेस्ट ड्यू कैलकुलेशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर कैश फ्लो प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बॉन्ड बाजार ने इन्वेस्टर्स को एक सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट ड्यू और टोटल प्राइस की पूरी कैलकुलेशंस को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया है। एक इन्वेस्टर के रूप में आपको केवल एक्सपेक्टेड यील्ड इनपुट करनी होगी और अन्य पैरामीटर्स की कैलकुलेशंस बॉन्ड बाजार टर्मिनल पर ऑटोमेटिक रूप से की जाएगी। सामान्य तौर पर मार्केट प्राइस को क्लीन प्राइस के रूप में जाना जाता है, इंटरेस्ट ड्यू को अक्रूड इंटरेस्ट के रूप में जाना जाता है और टोटल प्राइस को टोटल कंसिडरेशन के रूप में जाना जाता है। मार्केट प्राइस के पिछले उदाहरण के साथ जारी रखते हुए आइए इन्वेस्टर ए के अर्निंग्स पर प्रभाव को समझें, जिसने 1 जनवरी 2024 को अपना बॉन्ड बेचा है, जिसे उसने 1 मार्च 2022 को 10 लाख रुपए में खरीदा था। अब जब हम सिनेरियो 1 को देखते हैं तो इन्वेस्टर ए ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट प्राइस के रूप में 10 लाख रुपए प्राप्त किए, इसलिए यहां कोई कैपिटल गेन या लॉस नहीं है। हालांकि जब हम सिनेरियो 2 को देखते हैं तो इन्वेस्टर ए ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मार्केट प्राइस के रूप में 10,20,000 रुपए प्राप्त किए, इसलिए 20,000 रुपए का कैपिटल गेन होता है। सिनेरियो 3 में इन्वेस्टर ए ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मार्केट प्राइस के रूप में केवल 9,80,000 रुपए प्राप्त किए, इसलिए 20,000 रुपए का कैपिटल लॉस हुआ है। इसके अलावा यदि आप 1 वर्ष से ज्यादा के लिए बॉन्ड रख रहे हैं तो कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में माना जाएगा।
इन्वेस्टर बी के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टर ए को पे की गई मार्केट प्राइस होगी। तदनुसार इन्वेस्टर बी के लिए कैपिटल गेन या लॉस की कैलकुलेशंस की जाएगी। इसके साथ अब आपको बॉन्ड प्राइस कैलकुलेशंस के लिए आवश्यक प्राइस कैलकुलेशंस की अच्छी समझ होनी चाहिए। ऐसे और अन्य इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.bondbazaar.com पर विजिट करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।